सुप्रभात बच्चों। हमारी आज की कविता है दोपहरी। इसका परिचय हम पहले भी प्राप्त कर चुके हैं कि इसकी कवित्री हैं शकुंत माथुर। शकुंत माथुर दिल्ली की रहने वाली रही हैं। उन्होंने प्रकृति के ऊपर अनेक कविताएं लिखी हैं। उनमें से दोपहरी भी एक बहुत ही सुंदर कविता है। दोपहरी कविता में प्रकृति चित्रण के साथ साथ कहीं ना कहीं सामाजिक परिवेश को भी साथ में लेकर चल रही हैं कि किस प्रकार समाज में एक निम्न और उच्च वर्ग के मध्य अंतर पाया जाता है और किस प्रकार कोई ऋतु किसी निम्न और उच्च वर्ग के लिए अलग अलग प्रभाव डाल सकती है। ठीक है, तो आज की कविता में ये दोपहरी का समय लिया गया है। दोपहरी जहाँ पर सूर्य अपनी प्रचंड अवस्था में होता है, आकाश के मध्य भाग में होता है और अत्यंत गर्मी होती है। जेठ के महीने की दोपहरी की बात की हुई है, जब दोपहर में इतना अत्यधिक गर्मी होती है कि बाहर निकलना कठिन होता है। कवित्री कहती है, गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे, गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। ध्यान से सुनिएगा, अंगारे सी जली पड़ी थी। गर्मी की दोपहरी में, एक तो गर्मी यानी कि जेठ का महीना, ऊपर से दोपहरी का समय, दिन का मध्य भाग, तपे हुए नभ के नीचे, तपे हुए नभ, सूर्य की प्रचंड गर्मी के कारण नभ आकाश, जो आकाश है वो भी तपता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि जलता हुआ सूर्य की गर्मी के कारण। उसके नीचे यानी कि धरती, काली सड़कें तारकोल की। आपको पता होगा कि सड़कें किस चीज़ की बनी होती हैं? तारकोल की बनी होती हैं। एक काले रंग का एक पदार्थ होता है जिसकी सहायता से उसके अंदर छोटे छोटे पत्थरों को डालकर सड़क का निर्माण किया जाता है। तो कहते हैं कि जो काली सड़कें हैं वो तारकोल से बनी हुई हैं, और जब उस पर सूर्य की गर्मी पड़ती है तो वो तारकोल भी कैसा हो जाता होगा? गर्म हो जाता होगा। तो सड़कें कैसी लगती हैं? अंगारेसी जली पड़ी थी। जैसे अंगारा होता है ना, अंगारा होता है जब हम, जैसे कोयला होता है, कोयले को जब आप जलाते हो, जलाने के बाद एक अवस्था ऐसी आ जाती है उसकी जब वो बिल्कुल लाल रंग के हो जाते हैं, यानी कि अत्यधिक उच्च तापमान होता है उस समय। तो सड़कें जो तारकोल की हैं वो अंगारों के समान जली हुई थी। यहाँ पर ध्यान रखें, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में एक वस्तु, एक चीज़, एक प्राणी की तुलना किसी गुण या के आधार पर किसी दूसरे से की जाती है। यहाँ पर सड़कों की तुलना, सड़कें जो तारकोल की बनी हुई हैं, उन्होंने कहा है कि वो किसके समान है? अंगारों के समान है। जो सड़कें जल रही हैं वो किसके समान जल रही हैं? अंगारों सी जली पड़ी हैं। तो जो सड़कें हैं उनको किसके साथ तुलना कर दी है? जली हुई सड़कों की किसके साथ तुलना हो रही है? अंगारों के साथ। ठीक है, तो अंगारेसी जली पड़ी थी। अंगारेसी में कौन सा अलंकार है? उपमा। आगे चलते हैं। छां जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे, नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, हो अकाल के जो अवतार। यहाँ पर कवित्री कहती है कि छां जली पड़ी थी पेड़ों की भी। दो अर्थ हैं। पहला कि अत्यधिक गर्मी के कारण जो पेड़ों के पत्ते थे वो झुलस गए थे। आपने देखा होगा, आप थोड़े से समय के लिए अपने पौधों को पानी ना दें तो जो उनके पत्ते हैं वो मुरझा जाते हैं। मुरझाना यानी कि गर्मी के कारण झुलस जाते हैं। तो जो पेड़ों के पत्ते हैं वो भी अत्यधिक गर्मी के कारण क्या हो गए हैं? झुलस गए हैं। और कुछ पेड़ों के पत्ते तो जल गए हैं, जिसके कारण उनकी छाया कैसी हो गई है? हल्की हो गई है, और उसके अंदर से छन कर सूर्य की गर्मी नीचे धरती तक आती है। अत्यधिक गर्मी के कारण हम पेड़ों की छाया पसंद करते हैं, लेकिन जो वो छाया है वो गर्मी के कारण आज ऐसी लग रही है जैसे वो भी हमें जलाने वाली हो, यानी कि वहाँ भी हमें सुख का आनंद नहीं मिलता, क्योंकि पेड़ों के पत्ते अत्यधिक गर्मी के कारण झुलस गए हैं। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े हैं। पहले बात करते हैं कि कंकाल क्या होते हैं। कंकाल होता है हड्डियों का ढांचा, जहाँ से जो मांसल है यानी कि जो मांस है जिसके ऊपर वो ना हो तो हमारा शरीर क्या है? सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा। तो जो वृक्ष हैं वो भी क्या लग रहे हैं?
कंकाल लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर की पंक्तियों में बात की थी कि पेड़ों के पत्ते झुलस गए हैं, यानी कि पेड़ों ने अपने पत्ते छोड़ दिए हैं। अब सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है पेड़ों पर? टहनियाँ ही टहनियाँ दिखाई दे रही हैं और शाखाएं ही शाखाएं हैं, जिसके कारण पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई कंकाल खड़ा हो। नंगे नंगे दीर्घ काय, दीर्घ बड़ा, काय शरीर, काया। तो जो बड़े बड़े आकार वाले पेड़ हैं, यानी कि जो बहुत बड़े थे आकार में, वो भी आज नग्न अवस्था में खड़े हैं, क्योंकि उनके जो वस्त्र होते हैं, वस्त्र क्या है पेड़ के लिए? पत्ते। वो क्या हो गए हैं? गर्मी में झड़ गए हैं। तो जो बड़े आकार के वृक्ष हैं वो नग्न अवस्था यानी कि नंगे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और कंकाल के भांति दिखाई पड़ रहे हैं। हो अकाल के जो अवतार। अकाल होता है जब धरती पर पानी कम हो जाए, पेड़ पौधे सूख जाएं और चारों तरफ गर्मी का प्रचंड तांडव हो रहा हो, तो कहते हैं जो पेड़ है ना वो ऐसा सूचक है या इस बात का प्रतीत हो रहे हैं ऐसा करते हुए कि शायद अकाल है, अकाल पड़ने वाला है। वो तो अकाल के अवतार लग रहे हैं, उनको देखकर पता लग जाता है कि धरती पर कितनी गर्मी पड़ रही है। तभी तभी अचानक थोड़ा मोड़ आता है कविता में। एक अकेला तांगा था दूरी पर, एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम जो बलका थी सर्प सरीखी, बेदर्दी सी पड़ती थी दुबले घोड़े की गरम पीठ पर। यहाँ पर कवि अब जो कवित्री है वो प्रकृति के चित्रण के साथ साथ सामाजिक परिवेश को भी लेकर चल रही है कि तभी अचानक जो सड़क खाली थी जिस पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि दोपहरी का समय था, सब अपने घर में थे, एक अकेला तांगा दूर से आता हुआ दिखाई दिया। कोचवान की काली सी चाबुक, जो कोचवान था जो तांगा चला रहा था कोचवान, उसकी काली सी चाबुक, चाबुक थी उसकी काले रंग की, उस काले रंग की जो चाबुक थी उसके बल पर वो घोड़ा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि तारकोल की सड़कें गर्मी के कारण जल रही थी, बहुत धूप पड़ रही थी, घोड़े के लिए चलना असंभव था, लेकिन वो चाबुक के बल पर, जैसे ही कोचवान चाबुक मारता घोड़ा उसके बल पर आगे बढ़ता था। कैसे बढ़ता था? घूम घूम जो बलखा थी सर्प सरीखी, सर्प होता है सांप, सांप के समान जब वो चाबुक बलखा कर उसकी पीठ पर पड़ती थी तो घोड़ा उसके बल पर आगे बढ़ता था। सर्प सरीखी, सांप के समान, चाबुक की तुलना किससे कर दी? सांप से कर दी। फिर से उपमा अलंकार है क्योंकि वो सांप के समान उसे दिखाई दे रही थी, जैसे काले रंग का सांप बलखा बलखा कर घोड़े की पीठ पर लग रहा हो। बेदर्दी सी पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर। उस जो चाबुक है उसमें कोई दया नहीं थी, वो गरम पीठ, क्योंकि धूप थी और उसके कारण घोड़े की पीठ भी गर्म हो गई थी, दुबले पतले घोड़े की गर्म पीठ पर बड़ी बेदर्दी से वह चाबुक पड़ती थी। हम चित्र में दिखाई भी हमें दे रहा है कि किस प्रकार कोचवान चाबुक के बल पर घोड़े को लेकर जा रहा है। भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से, और जो घोड़ा है वो दौड़ रहा है क्योंकि नीचे जो तारकोल की सड़क बनी हुई है वो अंगीठी के समान जल रही है। अंगीठी एक चूल्हा होता है एक प्रकार का। गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर आज भी कई घरों में अंगीठी की सहायता से खाना पकाया जाता है। कुछ लोग सर्दियों में अपना घर अपने जो कमरे हैं उनको गर्म करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो सड़कें थी वो अंगीठी की, ऐसा लग रहा था क्योंकि तारकोल की थी, जल रही थी, तो घोड़ा उसके ऊपर से दौड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था किसी अंगीठी के ऊपर से जा रहा है। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी, जूते फटे हुए जिनमें से झांक रही गांवों की आत्मा। कभी एक ग्रामीण, तभी वहां से एक ग्रामीण आता हुआ दिखाई दिया। धरे कंधे पर लाठी, क्या थी उसके कंधे पर? एक लाठी थी। सुख दुख की मोटी सी गठरी, और उसने एक मोटी सी जो गठरी थी वो अपने कंधे पर रखी हुई है, जो उसके सुख और दुख का परिचायक है, जो अपने सुख दुख को अपने कंधों पर ढोता हुआ चल रहा था। अपनी पीठ पर उठा रखी थी उसने वो जो उसकी गठरी थी। जूते फटे हुए,
उसके जूते थे फटे हुए थे, जिनमें से झांक रही गाँवों की आत्मा, जो बता रहे थे कि जो किसान है वह किस प्रकार अत्यंत ही ग्रामीण जो है वो अत्यंत ही वृद्ध है, उसके जूते फटे हुए हैं, फटे हुए जूते उसकी जो निर्धन अवस्था है उसको दर्शा रहे थे। और इसमें से गाँवों की आत्मा झांक रही थी कि किस प्रकार एक प्रचंड गर्मी में भी एक ग्रामीण अपना भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए फटे जूतों की हालत में भी बाहर निकलता है। यह कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण परिवेश के बारे में बताता है। अब आगे के लिए हम दूसरे पृष्ठ पर बात करेंगे। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता, घर के कपड़ेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी, खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। बात करते हैं, सिर्फ पहले दो पंक्तियों को हम व्याख्या करते हैं कि जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। हमने पिछले पृष्ठ पर बात की थी कि एक ग्रामीण फटे जूतों की अवस्था में अपने सुख दुख की गठरी लेकर बढ़ रहा है। किस लिए आगे जा रहा है, वो गर्मी में क्यों जा रहा है, इतनी भरी दोपहरी में, जिंदा रहने के कठिन जतन में, क्योंकि उसे जिंदा रहना है, अपना भरण पोषण करना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। और इस कठिन प्रयास के लिए उसके लिए कोई गर्मी या उसके लिए कोई दोपहरी कोई समय नहीं है, उसे तो बस अपने परिवार का भरण पोषण ही करना है। इसीलिए उसके पांव इस गर्मी में भी आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरा दृश्य है घर की खपरेलों के नीचे। घर में खपरेलों के नीचे प्राचीन समय में कच्चे घर होते थे, और कच्चे घरों में लोगों की जो छत होती थी, उन छतों में जो चिड़िया थी वो अपना स्थान बना लेती थी। चिड़िया भी वहाँ पर, चिड़िया क्या करती थी, गर्मी में जब बहुत तेज़ दोपहरी होती थी तो उन खपरेलों में जो छत के बीच में जो जगह बनाती थी वहाँ आकर रहती थी। और क्या करती थी, चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी, अपना कभी बाहर जाती कभी आती, और पूरा समय दोपहर का ऐसे ही चींची करके घरों में घूमती थी। आप अपने बुजुर्ग से, अपने घर में दादा दादी से ये बात पूछ सकते हैं क्या वाकई में पहले ऐसा होता था या नहीं, कि चिड़िया इस प्रकार घर आंगन में आराम से घूमती थी। खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में। अब बात कर रहे हैं श्वान। श्वान होता है कुत्ता। यहाँ पर कवित्री ने एक व्यंग भी किया है कि क्या अंतर है निम्न और उच्च वर्ग की अवस्था में, कि देखो जो बड़े घर हैं ना वो कुत्ते पालते हैं, श्वान पालतू श्वान पालते हैं, कुत्ते पालते हैं। बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। उनके तो कुत्ते भी बाथरूम में ठंडे ठंडे पानी में अपना आंख बंद करके आराम से लेटे हुए हैं और गर्मी से बचे हुए हैं। ठीक है, गर्मी में क्या कर रहे हैं, पानी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर हम क्या देख रहे हैं, कोई बाहर नहीं निकलता कि सांझ समय तक, कि इस घड़ी दोपहरी में कोई भी बाहर नहीं निकलता। लेकिन एक जो ग्रामीण था वो फिर भी फटे हाल जूतों में निकलने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर था। क्यों? क्योंकि उसे अपने परिवार का पोषण करना था। और अमीर घरों में कुत्ते भी ठंडे पानी में आराम कर रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है, सामाजिक परिवेश में कि किस प्रकार दोनों वर्ग में अंतर पाया जाता है। उस गर्मी की प्रचंड जो अवस्था है उसके लिए अमीर के लिए कोई मायने नहीं रखती, वो दोपहर में बाहर ही नहीं निकलता, आराम से अपना एसी रूम में रहता है, उसके तो कुत्ते भी ठंडे पानी में रहते हैं। लेकिन उधर एक ग्रामीण अपना भरण पोषण करने के लिए उसे बाहर निकलना ही पड़ता है। सांझ समय तक, सांझ समय होता है संध्या का समय, यानी कि लगभग 6 से 7 के बीच का समय। हम देखते हैं कि जब बहुत तेज़ गर्मी होती है तो सांझ के समय में भी, जब सूरज ढलना शुरू हो जाता है उस समय भी कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी होती है। थप्पड़ खाने गर्म हवा के संध्या की भी चहल पहल ओढ़ी थी गहरे सूने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। थप्पड़ खाने गर्म हवा के, क्योंकि लू चल रही होती है, लू होती है गर्म हवाएं, तो जो गर्म हवाएं हैं वो ऐसी लग रही थी जैसे थप्पड़ लगता हो,
इतनी तेज हवा जब हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो वो हमारे लिए क्या होती है, असहनीय होती है, दर्द हमें अनुभव होता है। संध्या की भी चहल पहल उड़ी थी। संध्या के समय जो चहल पहल हो जाती है बाजारों में, गलियों में, अत्यधिक गर्मी के कारण उस चहल पहल ने भी गहरे सूने रंग की चादर ओढ़ी हुई थी। सूनापन होता है जब कोई भी हमें कहीं दिखाई नहीं देता, तो जो वो चहल पहल थी उसने किसकी चादर ओढ़ ली, सूनेपन की, यानी कि चारों तरफ क्या था, सन्नाटा था, सुनसान था। कब, गर्मी के मौसम में। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस कविता में कवित्री ने जहाँ भरी दोपहरी का चित्रण किया है, वहीं हमें एक ग्रामीण की क्या अवस्था होती है, किस प्रकार वह अपना गर्मी में भी अपना कार्य करता है। एक घोड़ा है जो बेचारा चाबुक के बल पर बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो क्या दिखा रहा है कि जो शोषण करने वाले होते हैं वो शोषण करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, और जो शोषक है, जो अत्याचार सहन करने वाला है, वह बेचारा पिसता ही रहता है। तीसरी अवस्था हमें दिखाई गई उन कुत्तों की, कि देखो अमीर घर के तो कुत्ते भी पानी में आराम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण के लिए गर्मी हो या सर्दी उसे अपना कार्य करके ही भरण पोषण करना पड़ता है। और एक फिर दोबारा पुनः जो कवित्री है वो चित्रण पर पहुंच गई कि संध्या के समय कैसा है, चारों तरफ जो चहल पहल रहती थी वो नहीं है, सबने एक सूने रंग की चादर ओढ़ ली है। सूना रंग यानी कि सूनापन छा गया है, सन्नाटा छा गया है। कब, गर्मी के मौसम में।